नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। 21 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सरकार के पास छुपाने को, बचाने को, नहीं बताने को बहुत कुछ है और मेरे ख्याल में सरकार के पास इस समय जो स्थिति है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे सरकार अपनी पीठ पीटे और बताए कि मैंने ये अचीवमेंट है। अचीवमेंट नहीं है, केवल और केवल एक्सप्लेनेशन देना और सरकार उससे किस तरह से बचेगी ये देखने वाली बात है। इंडिया गठबंधन इस समय पूरी तरह से तैयार है और बहुत से इश्यूज हैं देश को भी, मतलब वो चाहे पहलगाम हो, चाहे वो जिस तरह से इलेक्शन मतदाता सूची की तैयारी हो, तमाम इश्यूज हैं। विदेश नीति हो, चीन के साथ हो, अमेरिका आपको धमका रहा है, सारी बातों पे सरकार से प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। लेकिन एक दो डेवलपमेंट ऐसे हुए जो मुझे लगा कि इंडिया गठबंधन के बारे में आज हम लोगों को बात कर लेनी चाहिए। क्यों, कहाँ और कैसे खड़ा है। वो इसलिए आवश्यक है कि पेपर में जो लोग नैरेटिव सेट करते हैं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में, वो एक तरह से अब न्यूज़ चलाने लगे कि इंडिया गठबंधन का मतलब कुछ नहीं। और आज ही आपने एक खबर देखी होगी कि कल 19 तारीख को, शनिवार को, इंडिया गठबंधन की शाम को 7 बजे एक वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मतलब वर्चुअल मीटिंग मतलब फ़ोन पे होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी, और उसमें इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल उसमें भाग लेंगे। उसमें यह भी खबर बहुत प्रमुखता से छापी गई कि उसमें 2 घटक दल, आम आदमी पार्टी और टीएमसी, ये दोनों घटक दल उसमें भाग नहीं ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। संजय सिंह जी ने कहा है कि अब हम लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं और इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था, उसका पर्पस खत्म हो चुका है, अब उस गठबंधन का कोई मतलब नहीं। ये आम आदमी पार्टी की पोजीशन है और वो इसका उसने साफ कर दिया कि वो इसका हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ टीएमसी ने ये कहा है कि 21 तारीख को उनकी पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम बंगाल में है, तो इसलिए वो उस कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे और 19 तारीख को उसी के तैयारी, उसमें वो इस मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। लेकिन जैसा लोगों की एनालिसिस है और जैसा सूत्र बताते हैं, एक नया टर्म है, सूत्र नया नहीं, बहुत पुराना टर्म है, सूत्र बताते हैं। मुख्य बात यह है कि अगले साल वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं। विधानसभा के चुनाव में टीएमसी अपने को नहीं चाहती है कि वो कांग्रेस या लेफ्ट के साथ बहुत साथ साथ दिखाई दे, क्योंकि वहाँ पे वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और उसको लगता है कि अगर वो लेफ्ट और कांग्रेस के साथ दिखाई देगी तो उसके जो वोट हैं वो इन लोगों में बढ़ सकते हैं। तो वो एक अपनी पोजीशन ली हुई है और वो लेफ्ट और कांग्रेस के साथ नहीं दिखाई दे रही है। और एज ए स्ट्रैटेजी, जो तृणमूल कांग्रेस से नाराज वोट है या एंटी इनकम्बेंसी वोट जिसको कहते हैं, वो आज की तारीख में टेक्निकली 2 जगह जा रहा है। एक बीजेपी में जा रहा है और एक लेफ्ट कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें जा रहा है। तो वो भी, मतलब जो एक ममता बनर्जी को या टीएमसी को एक एडवांटेज है कि उनसे जो खिलाफ मत है वो 2 जगह चला जा रहा है। तो अगर वो इधर आ जाएगा तो फिर वो एक ही जगह बीजेपी के पास चला जाएगा और उसके वोट की दृष्टि से वो उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। अब जरा ये भी आपको मैं थोड़ा ग्राउंड पे इसलिए बता दूं कि ये कहना आ रहे वो गया खत्म हो गया इंडिया गठबंधन और इत्यादि इत्यादि। ग्राउंड पे क्या रियलिटी है उस पर आने से पहले थोड़ा एक बार आपको जरा, जिसको कहते हैं ना, इतिहास में लेते चलते हैं। इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, जिसका नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस था, ये नीतीश जी की देन है। ये भी एक अजीब सी चीज़ है। नीतीश जी आज बिहार में जो इंडिया अलायंस को कैसे हराया जाए इसमें अपना समय बिता रहे हैं और इसको लीड करेंगे बिहार में वो अपने इंडिया अलायंस को। नीतीश जी ने 9 अगस्त 2022 में एनडीए छोड़ के वो इंडिया अलायंस में आए। मतलब उस समय इंडिया अलायंस बना नहीं था, ऑपोजिशन में आए, महागठबंधन में सरकार बनाई और जो पहली
अनौपचारिक आप कह सकते हैं रैली हुई। वो रैली हरियाणा के फतेहाबाद में 25 सितंबर 2022 में हुई थी, जिसको होस्ट कर रहे थे INLD के ओम प्रकाश चौटाला, और उनके पिताजी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो रैली थी। नीतीश जी वहाँ उस रैली में गए और उस रैली में जाके उन्होंने एक आह्वान किया सारी विपक्षी पार्टियों से, कांग्रेस से भी, कि हम सब लोगों को एक जगह आना चाहिए। अगर हम सब एक जगह आ जाएंगे तो हम बीजेपी को हरा देंगे। ये मैं सिर्फ इसलिए याद दिला दे रहा हूं कि यहां से मामला शुरू हुआ था। एक चीज और याद मैं इसलिए दिला दूं कि उससे पहले जो विपक्ष की पार्टियां थीं उस पे 3-4 पार्टीज ऐसी थीं जो कांग्रेस से जिसका बातचीत नहीं होती थी। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और बीजेडी। ये 4 पार्टियों का कांग्रेस से संवाद नहीं हो पा रहा था, नहीं था। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार जी जब आए, और बाकी जैसे आरजेडी या डीएमके या इन सब से तो वो था, लेकिन इन 4 पार्टी से बातचीत नहीं थी। और एक वो केसी राव की जो पार्टी थी, ये 4-5 पार्टियां थीं जो अपना एक अलग चलती थी। बीजेडी इसमें पार्ट नहीं था, लेकिन उनसे भी कोई संपर्क किसी का नहीं होता था। नीतीश जी ने सबसे बात करनी शुरू की। नीतीश जी ने अखिलेश यादव जी से अलग से बात की, ममता बनर्जी जी से बात की, अरविंद केजरीवाल से बात की, नवीन पटनायक से बात की, चंद्रशेखर जी से बात की। उन्होंने तेलंगाना में जाके केसीआर से बात की। सब उन लोगों से बात की जिनका कांग्रेस से बातचीत नहीं हो रही थी। सबको तैयार किया। बीजेडी नवीन बाबू इसके लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बाकी लोग तैयार हुए और इंडिया गठबंधन बना। और इंडिया गठबंधन की पहली औपचारिक बैठक 23 जून 2023 में पटना में नीतीश कुमार जी ने उसको होस्ट किया। वो चीफ मिनिस्टर थे और वहाँ पे 16 पार्टीज आई थी, 16 दलों ने वहाँ शिरकत की। फिर उसके बाद जो दूसरा था वो 17-18 जुलाई को बेंगलोर में हुआ, जिसको कांग्रेस ने होस्ट किया। तीसरी मुंबई में हुई 31 अगस्त, 1 सितंबर को, जिसको शिवसेना ने होस्ट किया। चौथी नई दिल्ली में हुई 19 दिसंबर को, 5वीं बैठक हुई। और उसके बाद नीतीश कुमार जी लेफ्ट इंडिया गठबंधन और उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया। वो सब हिस्ट्री आपको पता है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आज क्या स्थिति है इंडिया गठबंधन की, वो भी जरा समझ लीजिए। आज की स्थिति में जब हम ये रिकॉर्ड करें, इंडिया गठबंधन में 36 पार्टीज हैं। देयर आर 36 पार्टनर्स इन इंडिया गठबंधन। उसके 8 चीफ मिनिस्टर हैं। वो उमर अब्दुल्ला से लेके ममता बनर्जी जी को लेके ये केरल, ये सब उनके 8 चीफ मिनिस्टर हैं। लोकसभा में 543 सीट में इंडिया गठबंधन की 238 सीटें हैं, 238। कोई मामूली नहीं है, मतलब ये नहीं है कि इनको आप इग्नोर कर दीजिए। हाफ वे मार्क 272 होता है। अगर हाफ वे मार्क की बात करें तो उससे 34 पीछे, 238 सीटें इनकी। राज्यसभा में बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, क्योंकि राज्यसभा में पूरी तरह से सरकारी बंदोबस्त रहता है। 245 में 87 सीटें। मैं एक और आंकड़ा देके एक दूसरी बात पे आऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। विधानसभा में कुल सीटें आज भारत में 4036 हैं। उस 4036 सीटों में इंडिया गठबंधन के पास 1658 सीटें हैं। 40% से ऊपर सीटें इंडिया गठबंधन के पास हैं। तो ये कोई सोचे ना कि इंडिया गठबंधन चला गया, उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं है, मतलब है, और ज़्यादा मतलब है। लोकसभा में, और एक चीज़ और, लोकसभा 2024 के इलेक्शन में इंडिया गठबंधन को 40.6% वोट मिले थे, करीब 26 करोड़ 77 लाख। ये मैं सिर्फ इसलिए बता दे रहा हूँ कि एक 40% प्लस वोट पाने वाला इंडिया गठबंधन अभी जीवित है। उसको राइट ऑफ जो बीजेपी को लगता है ना, बीजेपी अरे खत्म अब बीजेपी, ऐसा नहीं है। और अब आ जाइए आज इंडिया, वो एक इंपॉर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। कुछ जैसे कभी कभी होता है ना, जो नियति है वो कहाँ से कहाँ शुरू करती है। इंडिया गठबंधन की जो पहली ज्वाइंट रैली थी, ये सब तो मीटिंग होती थी, नेताजी लोग आए, नेताजी लोग मिले, इसका नाम क्या होगा, इसका झंडा क्या होगा, इसका डंडा क्या होगा, इसका क्या सीएमपी हो। पहली ज्वाइंट रैली जब उन्होंने पहली आम सभा की, वो
वो भी पहली आम सभा लोकसभा इलेक्शन से पहले 3 मार्च 2024 को पटना में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज वही पटना इंडिया गठबंधन के लिए मेरे हिसाब से एक बड़ी चुनौती के रूप में आया है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन और के इलेक्शन में इंडिया गठबंधन के सामने एक बड़ी चुनौती है, और वहाँ पे इसको महागठबंधन बोलते हैं। तो थोड़ा बिहार इलेक्शन में इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है इलेक्टोरली, मतलब चुनाव में भी आपको अपने को प्रूव करना है। अगर इंडिया गठबंधन चुनाव में बिहार में अपने को प्रूव नहीं कर पाता है तो ये जितना कहा जाता है ना कि कांग्रेस नहीं कर पा रही है, कांग्रेस खत्म हुई, वो सारी बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसका मतलब इंडिया गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल दिन आने वाले हैं। लेकिन बिहार में, अच्छा बिहार का भी थोड़ा ग्राउंड रियलिटी, मैं सिर्फ आज इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं, मैं एनडीए की या बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। महागठबंधन में जब 2020 का इलेक्शन लड़ा गया था, बिहार में कुल 243 सीटें, 5 दलों का महागठबंधन था 2020 में। आरजेडी 144 सीट पे लड़ा था, 243 में 144 सीट आरजेडी लड़ा था, बाकी के लिए 99 सीट छोड़े थे, उसमें से 75 जीते थे। कांग्रेस 70 सीट पे लड़ी थी, 19 जीते थे। सीपीआई एमएल 19 सीट पे लड़े थे, 12 जीते थे। सीपीआई 6 सीट पे लड़े थे, 2 जीते थे। सीपीएम 4 सीट पे लड़े थे, 2 जीते थे। अब इसको लेके वहां पे गठबंधन में यह है कि भाई अब सीटें किसको कितनी मिलेंगी। पिछली बार भी बहुत से लोग ये कहते थे कि ये कांग्रेस ने 70 में 19 किया इसलिए हार गई और इसलिए होगा। जो स्ट्राइक रेट था ना, कौन कितना जीता कितना हारा, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट और जनता दल यू का स्ट्राइक रेट बराबर था, ये याद रखिएगा। और जनता दल यू के उस स्ट्राइक रेट के साथ नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे एनडीए के। इस बार एक थोड़ा और चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज ये है कि वीआईपी पार्टी जो है मुकेश साहनी वाली, वो भी अब इंडिया गठबंधन में आ गई है। वो पिछली बार एनडीए में थी, 11 सीट उसको मिली थी एनडीए में उस गठबंधन में, 4 जीती थी। अब उसको भी अकोमोडेट करना है। अब वो 7 सीट पे होते हैं, 8 सीट पे होते हैं, लेकिन उनको सीटें तो देनी ही होंगी, और सीटों का 243। दूसरा, लोक जनशक्ति पार्टी पारस, मतलब रामविलास पासवान जी के छोटे भाई, चिराग पासवान जी के चाचा, वो एक अपना अलग पार्टी बना के वो इंडिया गठबंधन के साथ अब आ गए हैं। वो भी 2-3-4 सीट लड़ना चाहेंगे। एक जगह और वो है, वो अभी देखना, उसमें दिक्कत क्या है बिहार के रेफरेंस में, AIMIM इसने ये दिखाया है कि वो भी इंडिया गठबंधन में आना चाहता है। अब दिक्कत क्या है कि पिछली बार वो 20 सीट पे लड़े थे 2020 में, 5 सीटें जीते थे। उनके 5 जो जीत के एमएलए थे वो सब आरजेडी में चले गए। अब मुश्किल महागठबंधन में यह है कि अगर वो AIMIM को साथ लेते हैं तो पहली चीज तो AIMIM जहां से जीता हुआ है 5 सीटें, वो तो कहेगा ही ये सीट मुझे दीजिए। वो जीते हुए कैंडिडेट आज आरजेडी में एमएलए साहब लोग हैं, तो अगर AIMIM को दे देंगे तो उनका क्या होगा, वो सिटिंग मेंबर हैं। तो वो थोड़ा मुश्किल है दोनों तरफ के लिए, AIMIM के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी। देखने वाली बात होगी कि उसको कैसे सेटल किया जाए। उसके सीटों के सेटलमेंट के लिए मीटिंग शुरू हो चुकी हैं, तेजस्वी यादव उसको लीड कर रहे हैं। उनका कहना है चाहे कुछ हो जाए, हम लोगों का मतलब अंतोगत्वा हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और चूंकि पिछली बार वो बहुमत से बहुत पास रह गए थे, मतलब करीब करीब पहुंच के नहीं हो पाए थे, तो मेरे ख्याल में इस बार भी 144 सीट पे पिछली बार लड़े थे, इस बार कहा जा रहा है कि वो 138 सीट पे लड़ेंगे ही लड़ेंगे, 4-6 सीटें उनकी कम होंगी। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस को वो अभी कह रहे हैं कि 50 सीट पे लड़े, लेकिन शायद कांग्रेस 60 सीटों तक कांग्रेस लड़ेगी। 10 सीटें कांग्रेस की कम होंगी, 10 कांग्रेस की कम, 4 या 6 आरजेडी की कम, तो ये 15-16 सीटें आपके झोली में आ रही हैं। अब कहाँ कहाँ जाएंगे, वीआईपी पार्टी में जाएंगी, लोक जनशक्ति पार्टी में जाएंगी, और CPI-ML ने बहुत अच्छा किया था, 19 में 12 जीते थे, और पिछली बार भी 2 लोकसभा जीते हुए हैं। तो शायद CPI-ML, क्योंकि CPI-ML भी थोड़ा चाहती है, उनकी सीटें 19 की जगह शायद उनको 22 या 23 हो,
CPI CPM को मिला के 10 सीटें थी, उनको भी शायद 11-12 हो। तो और ये सब वहाँ का एक अच्छी बात यह है बिहार में कि सारे महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं जो इस सीट शेयरिंग में हैं, सब ये कह रहे हैं कि हम लोग का सीट शेयरिंग हो जाएगी। उसको लेके कोई ये नहीं कि सीट शेयरिंग है, बातचीत हो रही है कौन सीट कहाँ लड़े, गिव एंड टेक तो होता ही है किसी उसमें। इस बीच एक मैं इंडिया गठबंधन की खबर इसलिए बता दूं कि वो भी आज सर्कुलेट हो रहा है, और वो समाजवादी पार्टी के शायद महासचिव हैं प्रदेश के युद्धवीर सिंह साहब, उनके हवाले से चंद्रशेखर आज़ाद जो इंडिपेंडेंट MP हैं, उनके बारे में वो ये कह रहे हैं कि भाई वो मिजाज से तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन उनके कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं कि लगता है कि वो NDA के साथ हैं। तो उनको भी उत्तर प्रदेश का, क्योंकि 2027 में चुनाव है, अभी 1-1.5-2 साल है, इंडिया गठबंधन चाहेगी कि किसी भी स्टेज पे चंद्रशेखर जी इंडिया गठबंधन में आ जाएं। वो देखने वाली बात होगी, आज की तारीख में वो नहीं है। लेकिन जो लोकसभा का ये है, अच्छा एक डेवलपमेंट 2000 लोकसभा चुनाव और अभी में एक हुआ है, जो मेरा असेसमेंट है, आप लोग भी इसमें अपना असेसमेंट कीजिए। 2024 चुनाव से पहले राहुल गांधी जहां खड़े थे, मतलब लीडरशिप के रोल में इंडिया गठबंधन के, मुझे लगता है उससे आज बहुत आगे जाके अब वो एक बड़े और उनका वो और ग्रो किए हैं, क्योंकि आज वो ये प्रूव हो गया है कि वो एक जिताऊ लीडर हैं, उनके नाम पे वोट मिलते हैं, ईमानदार हैं, नो नॉनसेंस हैं, लोगों के बीच जाते हैं। और उनका जब सीधे कंपैरिजन होता है मोदी जी से, तो राहुल गांधी को छोड़ के अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन में कोई और व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई देता है जो मतलब नरेंद्र मोदी वर्सेस हु इंडिया गठबंधन, तो वो राहुल गांधी आते हैं, वो एक एडवांटेज है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, बीजेपी चाहे जो भी हल्ला मचाए, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस की आज भी 99 सीटें हैं। तो 99 सीट वाली पार्टी को आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसका कोई वजूद नहीं है। इस सेशन में मतलब देखना यह है कि एम्पायर भी एक तरफ है, सरकार भी एक तरफ है, बीजेपी के अपने लोग हैं ही, उसमें इंडिया गठबंधन अपनी बात को कितनी मजबूती से कह पाता है, सरकार के से कितने प्रश्न पूछ पाता है, सरकार जवाब तो नहीं देगी ये तो पहले ही से पता है, सरकार को कितना घेर पाता है ये भी पता लगेगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा कहीं कमज़ोरी आई है, बल्कि लोगों का जिस तरह से गुस्सा बढ़ा है, लोगों का जिस तरह से ये विश्वास बढ़ता जा रहा है कि धीरे धीरे ये सरकार संविधान बदलना चाहती है, इन सब मुद्दों पे इंडिया गठबंधन आज बेटर फुटिंग में है एज़ कम्पेयर टू 2024 लोकसभा इलेक्शन। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।